Hello everyone, once again welcome to my class. Students, today we are going to start a new poem, Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. Before we start this poem, I would like to discuss something important about the poem and as well as poet. Basically, this poem tells us or suggests us about the quiet introspection. Introspection means we should observe ourselves. In this way, the poet directly want to say that if we are going to do some work, we should think over it, this work is right or wrong. बेटा ये पोएम बेसिकली क्या है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के रूप में है. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, यानी कि अपने आप का निरीक्षण करना, यानी कि अपने अंदर जा कर के देखना कि भी हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो वो क्या वो राइट भी है या रॉन्ग है, या फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द डीड विच वी आर गोइंग टू डू, उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा. तो हमें उसके ऊपर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि भी सही भी है या नहीं है. क्या हम करते हैं, इसलिए हम काम को करते हैं, यानी कि जल्दबाजी में किसी काम को कर देते हैं और उसका फिर परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है. और पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पोएम के बारे में और पोइट के बारे में है ना जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो हमारे जो पोइट हैं, कौन, पैब्लो नेरुडा. उनका जो जन्म हुआ था बेटा 1904 के अंदर हुआ था और डेथ हुई थी उनकी 1973 के अंदर. ठीक है. अब एक और इम्पोर्टेंट बात है पोइट से रिलेटेड है, वो क्या है, ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. 1971 ईस्वी में इनको लिटरेचर में यानी कि साहित्य के अंदर है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था. लिटरेचर के अंदर हम अगर बात करें तो बेटा लिटरेचर के अंदर है ना भी कोई भी किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर हो सकता है. ये नहीं भी मान लो भी इंग्लिश का लिटरेचर होगा या हिंदी का ही होगा, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. सेम तो लिटरेचर के अंदर पार्ट क्या क्या आते हैं भाई, पोइट्री आ गई है, भी शॉर्ट स्टोरीज आ गई हैं, स्टोरीज आ गए हैं, नावल्स वगैरह आ गए हैं. इसी तरीके से हम हिंदी की बात करें तो भाई निबंध वगैरह आ गए हैं, भाई कहानी आ गई हैं, नाटक वगैरह आ गए हैं. ये सारा क्या होता है बेटा, लिटरेचर का एक भाग होता है. तो इनको ना 1971 ईस्वी में नोबेल जो पुरस्कार नहीं होता है वो इनको मिला था. तो आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं फिर अब. और थर्ड इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ही ऑलवेज रोट विद ग्रीन इंक विच वाज हिज पर्सनल सिंबल फॉर द डिज़ायर एंड होप. जो हमारे पैब्लो नेरुडा है वो हमेशा एक ग्रीन इंक है ना यूज करते थे, जो है ना अपने आप में है ना इनका पर्सनल सिंबल था, यानी कि व्यक्तिगत जो विचार क्या थे भी, जो ग्रीनरी होती है वो किसका, आशा का और डिज़ायर का सिंबल होती है, प्रतीक होती है. और बेसिकली दिस पोएम है ना ओरिजिनली दिस पोएम इज़ रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज. जो वास्तव में ये पोएम है ना एक स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर है ना लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर. तो ये तो था हमारा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स स्टार्ट. यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पोएम. Now we will count to 12 and we all keep still. यहाँ पर कहना चाह रहा है कि भी है ना हम है ना अब है ना क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे और सभी कीप स्टिल यानी कि बिल्कुल साइलेंस रहेंगे, शांत रहेंगे. ये जो 12 ये 12 अपने आप में एक बड़ा ये ना इम्पोर्टेंट नंबर है. अगर हम है ना भाई एक जो हमारे टाइम से घड़ी वगैरह है उसकी दृष्टि से देखें तो उसमें भी कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, 12 डिजिट होता है. कैलेंडर को देखा जाए तो उसके अंदर भी 1 ईयर के अंदर कितने 12 मंथ होते हैं. और एक मान लो अगर सेकंड की दृष्टि से देखा जाए तो ये 12 सेकंड भी हो सकता है, 12 जो घंटे हैं वो भी हो सकता है और 12 साल भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है अपने हमारे ऊपर कि भी है ना हम है ना इंट्रोस्पेक्ट करने में ना कितना समय लेंगे, अपने आप को कितना समय देना चाहेंगे अपने आप को, यानी कि भी किसी भी चीज़ को समझने में भी ये राइट है या रॉन्ग है. तो 12 एक ये बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है. ये अगर हम कहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है अपने आप में. तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर.
नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें। ये क्या कहा अभी, आओ हम है ना क्या करें, पृथ्वी के है ना फेस के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग न करें। यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब क्या है, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आपको पता है बेटा अभी है ना डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भाषा आधार पर है ना ये विश्व बटा हुआ है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है अभी है ना, हम इस पृथ्वी के ऊपर एक पल के लिए किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब है जिससे ना हमें ये पता चले कि भी हम बेसिकली हैं तो क्या सारे ह्यूमन बींग्स, लेकिन अपने आप को ह्यूमन बींग्स ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर यूनाइट करना चाह रहा है पोएट भी, किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल मानवता को ही समझेंगे। एंड नॉट मूव आर्म्स, आर्म्स यहाँ पर वेपन के लिए, और जो हमारे आर्म नहीं है हमारे बाजू हैं उनके लिए दो लगा है। और नहीं हम ना वेपन्स का प्रयोग दो तरह से मैंने बता दिया बेटा। आर्म्स मीन्स क्या होगा, यानी कि ना हम एक दूसरे के प्रति ना तो किसी वेपन्स का प्रयोग करेंगे, हथियारों का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, मानवता का, ह्यूमन बीइंग का विनाश हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और आर्म्स, दूसरा जो आर्म्स नहीं है वो आर्म्स भी क्या, फाइटिंग के लिए, यानी कि हमारे जो हाथ पैर हैं उनको ना एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करने के लिए या फाइटिंग करने के लिए किसी प्रकार से हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पर क्या बताना चाहा है कवि ने, एक्सोटिक होगा बड़ा स्ट्रेंज, अनयूजुअल। अगर इसका सेकंड मीनिंग हम बताएं तो एक्सोटिक, बड़ा प्यारा वर्ड यूज कर रखा है एक्सोटिक। एक्सोटिक होता है भी एक विलक्षण, एक अद्भुत। तो ना जो ऊपर उन्होंने कवि ने बात कही ना भी, हम किसी प्रकार की लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करेंगे, नहीं हमारे जो आर्म्स वेपन वगैरह का या हमारे हाथ पैरों का एक दूसरे के प्रति है ना फाइटिंग के लिए हम ना इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही शानदार पल होगा, बिना जिसके अंदर ना विदाउट रस, जिसके अंदर किसी प्रकार की भागादौड़ नहीं होगी। रस का मतलब यहाँ पड़ेगा मूव अबाउट अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा भागादौड़ करना। विदाउट इंजन्स, यानी न किसी प्रकार के है ना इंजन्स वगैरह, अपने आप को ह्यूमन बींग्स ने इतना बिजी बना लिया है कि भी हम है ना देखते हैं कि भी सड़कों के ऊपर है ना, रोड्स के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी है, इंजन्स वगैरह, कार्स वगैरह सब कुछ चल रहा है। वी ऑल बी टुगेदर, अगर वो हम ऊपर वाली सारी बातें करेंगे तो अपने आप को ना क्या करेंगे, एक पाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि एक अचानक ही उत्पन्न हुए, यानी कि अजीब से एकता अपने अंदर हम क्या करेंगे, महसूस करेंगे। सडन स्ट्रेंजनेस क्या करेंगे हमें, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी अचानक है ना जो है ना एक अजीब तरह का है ना अपने अंदर क्या पाएंगे, एकता पाएंगे। सडन स्ट्रेंजनेस क्यों कहा गया है यहाँ पर, सडन और स्ट्रेंजनेस एक शब्द यूज किए गए हैं दोनों ये। इसका मतलब ये है सडन और स्ट्रेंजनेस क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ना ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए स्ट्रेंजनेस होगा, अजीब बात होगी, यानी कि अजीब तरीके से हम ना अपने आप को एक पाएंगे। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। और दोबारा से फिर बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कवि ने भी ना, इस पृथ्वी के ऊपर है ना हम ना किसी भी प्रकार की किसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, हमें डिवाइड कर रही है भी है ना। तुम भी, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई रशियन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इवन अपने इंडिया की बात ही करें तो हम है ना अपने इंडिया के अंदर ही बटे पड़े, ये तो विश्व की बात है। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई भी मराठी बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, तो अपने आप को बांट रखा क्षेत्र के आधार पर। तो ये कहना चाह रहा है अभी किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, कि बस ना हम एक मानव बन करके रहेंगे, नहीं किसी प्रकार की उसमें भागादौड़ होगी, नहीं किसी प्रकार के इंजन्स वगैरह होंगे। तो अपने आप को ना एक अजीब तरह की एकता महसूस करेंगे हम अपने आप में। नेक्स्ट बढ़ते बेटा आगे की तरफ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales
एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। ये भी बड़ी अच्छी बात की गई है। जो फिशरमैन है ना, जो है ना ठंडे सागर के अंदर क्या करते हैं, वो वेल मछलियों को आराम करते हैं। वेल को यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कमज़ोर दिखाया गया बेटा, और मानव को ना, जो मनुष्य ने हम ह्यूमन बींग्स हैं, उनको पावरफुल दिखाया गया है। वो क्या नहीं करेंगे फिशरमैन, ठंडे सी के अंदर है ना वेल्स मछलियों को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और जो है ना साल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग, वो एक बार कम से कम है ना इंट्रोस्पेक्ट करके ना जो उनके हार्ट हैंड नहीं है, यानी कि घायल हुए हाथों को देखेंगे। यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है पोएट कि भी है ना हम अपने ना ग्रीड के लिए, जो हमारे लालच के लिए, या लाइवलीहुड कह सकते हैं हम मछलियों को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, यानी कि अपने से कमज़ोर प्राणी के ऊपर अत्याचार करते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है भी अगर मान लो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके थोड़ा सा एक पल के लिए हम इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा विचार करें, हम है ना भी इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, कमज़ोर प्राणियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भाई यहाँ पर देखो, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं मछुआरे, तो क्या करते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है ना उससे कहीं अधिक क्या कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं अपनी ग्रीड के कारण। ड्यू टू द ग्रीड, लालच के कारण बहुत ज़्यादा मछलियाँ बेचारी मर जाती हैं, और उनके जीवन से पहले ही उनका जीवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो लोग क्या कर रहे हैं, साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, साल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं उसकी, वो है ना काश एक पल रुक जाएं, और है ना अपने हाथ जो उनके जो हर्ट हो चुके हैं, जो घायल हो चुके हैं, उनके ऊपर देखें और एक बार विचार करें कि भी ना इसका परिणाम क्या हुआ है, इतने अधिक लालच का परिणाम क्या हुआ है। अपने अर्थों यानी कि अपने है ना लालच के अंदर ना इतना आगे बढ़ जाते हैं लोग कि है ना अपने सेल्फ उसको भी है ना देखते नहीं है, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें एक बार और एक पल के लिए इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप का। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing। बड़े ही प्यारी और सबसे इम्पोर्टेंट लाइनिंग है, इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। ये सबसे एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन वार को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि बड़ा ही तरोताज़ा युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश न्यू वार्स की। यानी ग्रीन किससे रिलेटेड है, ग्रीन वार्स मीन्स यहाँ पर लगेगा भी हम फॉरेस्ट वगैरह से, एनवायरनमेंट से, नेचर के साथ है ना हम क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, हरियाली का विनाश करके रख दिया है। और साथ में क्या कर रहे हैं, वार विद गैस, वार विद फायर। हम गैसेस के साथ वार कर रहे हैं। गैसेस मीन्स वेपन्स के साथ वार कर रहे हैं बेटा। वेपन्स यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल वेपन भी यूज़ किए जा रहे हैं युद्ध के अंदर। अगर मान लो दो कंट्री एक दूसरे के अपोजिट युद्ध कर रहे हैं तो वो है ना केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन वेपन से क्या होगा, हर तरफ क्या होगी, वार्स विद फायर, तो फायर ही फायर दिखाई देगी। और ऐसे वार का ना परिणाम क्या होगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जीत तो होगी किसने, किसी कंट्री की, लेकिन सर्वाइवर यानी कि जीवित कोई नहीं बचेगा। वुड अगर है ना इन सारी चीज़ों को ना छोड़ करके क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। यानी कि ये सोच ले कि भी अपोजिट साइड में जो लड़ने वाले हैं वो भी तो हमारे भाई ही हैं, और उनके साथ है ना साफ़ सुथरे कपड़े पहने। साफ़ सुथरे क्लीन क्लोथ्स क्यों कहा गया बेटा यहाँ पर? अगर मान लो वार होगा, युद्ध होगा, तो क्या होगा, वो कपड़े जले भीगे, उनके ऊपर खून के छिट्टे पड़ेंगे, वो खून से सनजाएंगे। अगर ये वार न हो तो ज़रूरत ही क्या है इनकी? तो क्या करेंगे सोल्जर्स क्लीन क्लोथ्स डालेंगे, क्लीन कपड़े डालेंगे साफ़ सुथरे, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे इन द सैड डूइंग नथिंग, यानी कि ना एक शीतल छाया के अंदर चलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो सीधा डायरेक्टली फिर से मैं ना इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा बेटा
कि ना दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी कि जो ना फ्रेश और न्यू वार्स की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वार्स यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट का विनाश कर रहे हैं, प्रकृति को या इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, एक प्रकार से ना क्या कर रहे हैं, भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा फिर ना ये तो हो गया इन्वायरमेंट के साथ वार, और दूसरा जो आदमी है ना, ह्यूमन बींग्स है, उन्होंने बड़े डेंजरस वेपन डेवलप कर लिए हैं, वार विद गैस। और जो है ना युद्ध हो रहे हैं वो देशों के बीच में, वो गैसेस के साथ वार हो रहे हैं, वो बायोलॉजिकल वेपन है, केमिकल्स वेपन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वार विद फायर्स। और वो क्या होगा, जब बम गिराए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, आग ही आग दिखाई देगी। और इसके अंदर क्या होगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, लेकिन इस जीत के पश्चात ना जीवित कोई नहीं बचेगा। ऐसा न करके हमें क्या करना चाहिए, भी साफ सुथरे कपड़े पहन करके ना हमें एक दूसरे को दुश्मन न समझ करके ब्रदर समझना चाहिए, और उनको के साथ ना मिल करके चलना चाहिए, और एक पल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होगा, बड़ा ही विलक्षण पल होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर ना कवि ये कह रहा है भी है ना, जो मैं कुछ कह रहा हूँ ना उसको ये मत समझ लो भी इनएक्टिव कर रहा हूँ मैं सभी को। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ ना उसमें ना अपने आप को कन्फ्यूज नहीं करना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि है ना टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ पर लग जाएगा भी हम कोई काम ही ना करें, इनएक्टिव हो जाए हम। क्लियर है ना बेटा, इनएक्टिव नहीं करना अपने आप को। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है टोटल इनएक्टिविटी क्या होता है, नॉट एक्टिव, यानी कि अपने आप को एक्टिव ही ना रखें। भी कभी तो ये चाह रहा है भी हम काम करना ही छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं है। अब आगे वाली लाइन के अंदर बता रहा, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी तो वही है जो ये है, यानी कि जिंदगी तो जीने का नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रंक का मतलब होता है देयर इज नो रिलेशन विद। अब जब हम ना इन वर्डिंग का प्रयोग करते हैं, आई वॉन्ट नो ट्रंक, एक प्रकार का ना इडियम फ्रेज है ये। अगर मैं ये कहूँ ना आई वॉन्ट नो ट्रंक विद किसी के साथ, मैं अपने संबंध को दिखाना चाहूँ भी मेरा संबंध इससे कुछ लेना देना नहीं है, कहने का मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ, मेरा ना मृत्यु के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ये सोच लो भी मृत्यु इनएक्टिव करना चाह रहा हूँ सभी को। कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को भी काम करना ही छोड़ दो आप, यानी कि अपने हाथ पाँव को हिलाना ही छोड़ दो, ये नहीं मैं चाह रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सो सिंगल माइंडेड हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना। सो सिंगल माइंडेड क्या होता है, अपने एम के प्रति ना, अपना जो एम नहीं होते उनके पीछे ना अंधाधुंध भागते रहते हैं। अपने आप को इतना सिंगल माइंडेड नहीं बनाना है। सिंगल माइंडेड मैंने बता दिया बेटा, एम के पीछे, चाहे वो एम है ना किसी भी कीमत पर हमें मिले, चाहे गलत तरीके से मिले, चाहे वो राइट वे से मिले, सिंगल माइंडेड बोलते हैं उसको, एम के पीछे दौड़ने वाला। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यानी कि हम ना इतने सिंगल माइंडेड हो गए हैं कि भाई हमने अपने लक्ष्य को ना, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ना ऐसे ही बिना विचार किए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ आवर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। शायद यहाँ पर क्या बताना चाहता है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, वो कह रहा है कि भी ना एक पल के लिए ना हम कुछ ना करें, और शायद ये है ना एक की जो विशाल चुप्पी नहीं है क्या कर सकती है, हमारी उदासी के अंदर ना थोड़ी सी रुकावट डाल सकती है। क्या कर सकती है, इंटरप्ट, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया बेटा। इंटरप्ट मीन्स होता है ब्रेक फॉर द कंटिन्यूटी, यानी कि हमारे जो है ना हम लगातार उदास रहते हैं। हो सकता है किसके कारण रहते हो, इस बिजी शेड्यूल के कारण रहते हो, जो हमने अपने आप को सिंगल माइंडेड बना लिया है, लक्ष्य के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हों। वो ये बताना चाह रहा है कि भी ना इस पृथ्वी के ऊपर ना इस तरीके से हम सिंगल माइंडेड न होकर के क्या करें, अपने आप को थोड़ा सा क्या करें, बिल्कुल कुछ भी ना करें एक पल के लिए। और यही शायद है ना एक ह्यूज साइलेंस क्या करेगी, माइट इंटरप्ट मीन्स होता है रुकावट ला देना, किसके अंदर, दिस सैडनेस, यानी कि हमारी उदासी के अंदर क्या कर दे भी थोड़ा सा रुकावट ला दे। ऑफ आवर, और साथ में क्या करे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और है ना इस भागादौड़ के अंदर ना अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप को किससे डराए रहते हैं, डेथ से।
यानी कि हम सोचते हैं क्या पता भी हमारी मृत्यु आ जाए, कब आ जाए, इससे पहले ना इस भागा दौड़ में ना अपनी ज़िंदगी को आगे ना बढ़ाने में लगे रहते हैं। अपने आप को मौत से डरा रखा हमने, तो ऐसा नहीं करना हमने। दोबारा से फिर मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कवि कि भी है ना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना उसको ना को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है भी है ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ भी आप टोटली एक्टिव हो जाओ, यानी कि काम करना ही छोड़ दो। ज़िंदगी तो वही है जिसके बारे में, जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी तो जीने का नाम है। मेरा ना मौत से किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड न बना ले, यानी कि एम के पीछे अंधाधुंध न दौड़े अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, परहैप्स हो सकता है कि भी ऐसा न करें, थोड़े से समय के लिए हम विचार करें, ऑब्जर्वेशन करें अपने आप का, तो हो सकता है कि है ना शांति है, जो ह्यूज साइलेंस है हमारे है ना उदास जीवन के अंदर ना थोड़ी सी रुकावट ला सकता है, और हम अपने आप को ना समझने का भी हमें समय मिल सकता है जिसको हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और हमने किस से डरा रखा, अपने आप को मौत से डरा रखा है। यहाँ तक बेटा आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बता रखा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यहाँ पर अब है ना एग्जाम्पल किसका दे रहा है पोएट, अर्थ का। भी ये मत सोचना भी अब थोड़े से समय के लिए रुक जाओगे तो आपका जीवन भी ठहर जाएगा वहीं पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा उदाहरण है ना, देख लो आप किसका अर्थ का, शायद हमें पृथ्वी ना एक अच्छी तरीके से समझा सकती है। क्या समझा सकती है? यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम सब कुछ है ना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मृत अवस्था के अंदर है। कब होता है वो? हम विंटर की बात करें, विंटर के अंदर सब कुछ ऐसा लगता है फ्रीज हो गया है, या फिर ऑटम की बात करें हम, पतझड़ ऋतु की, यानी कि पृथ्वी के ऊपर भी जो हरियाली है वो ख़त्म हो जाती है, सब कुछ सूख जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है? एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में सब क्या होता है? जीवित प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हमें क्या बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज देना चाह रहा कभी कि भी है ना, हम जो है ना इतने बिजी हो गए हैं, सिंगल माइंडेड हो चुके हैं कि भी है ना अपने आप को ही बुला दिया है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो एक पल के लिए ना हमें स्टॉप करना चाहिए, रुकना चाहिए। जिस प्रकार से ना पृथ्वी स्टॉप नहीं करती है, भी पृथ्वी के ऊपर है ना विंटर मौसम भी आता है, ऑटम भी आता है, और उसके अंदर ऐसा लगता है कि भी सब कुछ मृत है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन बाद में क्या होता है? फिर से हरियाली आती है पृथ्वी के ऊपर। सेम ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर होगा कि भी हमें क्या करना चाहिए? थोड़े से पल के लिए ना हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए अपने लाइफ को लेकर के। ऐसा नहीं होगा हम थोड़े पल के लिए रुक जाएंगे तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं कितने तक गिनूंगा? 12 तक। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी कि आप इस समय के अंदर है ना कीप क्वाइट रहे हुए और मैं चला जाऊंगा। हेयर यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा कवि कि भी है ना जो संदेश, जो मैसेज मैंने देना चाहा था मैंने आपको दे दिया है। व्हाट मैसेज? विच मैसेज आई वांट टू डिलीवर टू यू। जो कुछ मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता था मैं दे चुका हूं। अब क्या करना है आपको? खामोशी से, चुप्पी से उसके ऊपर विचार करना है। और मैं क्या कर रहा हूं? ये मैसेज कहीं और देने के लिए, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं ये मैसेज कहीं और देने के लिए चला जाऊंगा। आई थिंक बेटा ये पोएम है ना आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन in a better way, please like, share and subscribe my channel to get more notification related to my channel. Please press the bell icon you can see on your screen. Thank you and have a nice day.